हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइनिंग सफर कोचिंग सेंटर। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम फ्योल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको नॉर्मली कोई बिजनेस भी ओपन करना हो तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल को समझने से पहले आइए फील करो आप कि आप खुद एक किसी कंपनी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो, तब जाके आपको प्रिंसिपल को समझने में और ज्यादा मजा आएगा। तो फेल के द्वारा टोटल 14 प्रिंसिपल दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि जो हमारे कंपनी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज के आधार पर अलग डिवीजन बना देना, अलग डिपार्टमेंट बना देना। जैसे कि अगर पैसे का लेन देन से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जहां पर सामान बनता है उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, और जहां पे ऑर्डर आता है, ऑर्डर जाता है, तो उसके लिए हम सेल्स डिपार्टमेंट करते हैं। जहां पर प्रचार प्रसार करना हो, हमें एडवर्टाइजमेंट करना हो, उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो वही जो ये अलग अलग कंपनीज में आप डिपार्टमेंट्स पढ़ते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि एक तरीके से प्रिंसिपल हमारा ये है बिजनेस का कि आपका अलग अलग एक्टिविटी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिवीजन को ही बांट दो। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स इफ ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी हिज टेस्ट रिपीटेडली सो दैट बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन में बी अचीव। तो इसमें बोला गया है कि जो हमारा जो काम है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देना, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो पर्सन जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, जो पर्सन जिस चीज में एक्सपर्ट है, उसको वही काम देंगे। तो एक पर्सन को अगर आप एक ही काम दोगे तो वो उस काम को करते करते एक्सपर्ट हो जाएगा और ज्यादा, और वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को पावर देना वो अथॉरिटी होता है, और उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी डालना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब यहां पर क्या हुआ है कि किसी पर्सन को, किसी मैनेजर को आपने पावर दे दिया कि आप इतना रुपए खर्च कर सकते हो, इस तरीके से डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो उस पावर को गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है। एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपने डेली लाइफ का, कि आपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे 50 रुपए चाहिए, कुछ खाना है। मम्मी ने बोला बेटा 50 चाहिए तो 100 ले। बच्चा खुश, क्या बात है आज तो। अब जैसे ही घर के बाहर निकले उतने मम्मी ने कहा बेटा एक काम कर, आता आता 1 लीटर दूध लेता ही हो। अब क्या हुआ, वहां पर अथॉरिटी तो दी 100 रुपए की, खर्च कर सकते हो जहां मर्जी, लेकिन इसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी दे दी, क्या कि आपको 1 लीटर दूध तो लाना ही है इस रुपए में। तो सेम चीज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं होती 1 लीटर दूध की, तो 100 रुपए के वो जहां मर्जी खर्च कर सकता था, बिना मतलब में भी खर्च कर लेता वो। लेकिन अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको देखना पड़ेगा, अगर 60 रुपए का दूध आता है तो उसको 60 रुपए बचाने पड़ेंगे उसको दूध के लिए, बाकी उसको 40 रुपए में मैनेज करना है अपने आप को। तो ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग के टाइम में भी होता था, बचपन में जब पिकनिक जाना होता था, पापा ने 100 रुपए दिए और बोलते थे 90 रुपए बचा के ले आइयो। कभी कभी तो मन करता है यार दे ही क्यों रहे हो, वो भी मत दो। अब यहां पर एक पॉइंट समझने वाला है कि अगर अथॉरिटी नहीं होगा तो क्या होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको एक कंपनी के मैनेजर हो, आपको एक टास्क दिया गया कि आपको एक टारगेट अचीव करना है, लेकिन उसके लिए जो आपको पावर चाहिए वो पावर आपको दी नहीं गई, तो आप किसी वर्कर से अगर काम ही नहीं करा सकते क्योंकि आपको पावर नहीं है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाओगे। सेम चीज अगर अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपको पावर दे दी गई लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, तो उस पावर का आप मिसयूज भी कर सकते हो। तो इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना एक साथ जरूरी होता है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या? जो बचपन में बोला जाता था हम लोग को, बेटा अच्छे बच्चे कैसे, हम बताते थे मुंह पे हाथ रख के ऐसे, क्लास में चुपचाप रहे बच्चा, वो डिसिप्लिन। देखिए क्या होता है डिसिप्लिन में, आपको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहां पर डिसिप्लिन में आपके जो रूल रेगुलेशन होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल होंगे, या जो हमारे एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि जो पर्सन है, जो एम्प्लॉयज है, जो काम कर रहे हैं, वो कितने टाइम के लिए हैं,
1 साल 2 साल कितने दिन की जॉब की गारंटी दी गई है, कितना उनका सैलरी होगा, कितना वेजेस होगा, उनको किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, कितनी छुट्टी मिलेगी, जितने भी रूल रेगुलेशन हो सकते हैं वो सारे रूल रेगुलेशन को आप डिसिप्लिन में काउंट कर सकते हो। इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि जो हमारे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो हमारे जूनियर है और सीनियर दोनों ही, सबको अपने अपने रूल रेगुलेशन का फॉलो करना चाहिए। अपने अपने लेवल पे जो भी उनके लिए रूल रेगुलेशन बने हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चला सकते हो। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर मैं बोलूं कि जो हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से टॉप 3 के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो केस स्टडी उसके ऊपर बनना ही बनना है, उसमें से एक पॉइंट है ये यूनिटी ऑफ कमांड। इसको पहले मैं फॉर्मली पढ़ देता हूं पूरा क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ध्यान देना चीजों को, एट अ टाइम, एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। इसमें यह बोला गया है कि एक आदमी एक टाइम पर एक ही सुपीरियर से, यानी कि एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा और वो सिर्फ उसी पर्सन को आंसरेबल होगा, जवाबदेही उसको उसकी सिर्फ उसी पर्सन के लिए होगी कि क्या उसने काम दिया था और वो कैसे काम कर रहा है। अब हम इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं आपके घर में एक बॉस है आपकी मम्मी, मदर, एक बॉस है आपके पापा, ठीक। मम्मी तो खैर सबके घर की बॉस होती है। तो हमारे घर में 2 बॉस है हमारे, आप हो एक एम्प्लॉई और मम्मी आपकी बॉस, पापा आपके बॉस। बच्चा यहां पर खुश, बच्चा खेल रहा है पबजी, अरे तेरी की। अब बच्चा पबजी खेल रहा है, इतने मम्मी ने बोला मेरे लिए बेटा पानी लेके आ। अब ये बच्चा गया पानी लेके आ रहा था, जैसे ही पानी लेके आ रहा था इतने पापा ने देख लिया। पापा ने बोला जा मेरे लिए चाय ले आ। अब ये पानी छोड़ गया चाय लेने, फिर जैसे चाय लेके आ रहे थे मम्मी ने बोला मेरे लिए जा पानी ले आ। अब फिर पानी लेने जाए तो पापा चाय के लिए बोल दे, पापा के चाय लेने जाए इतने मम्मी पानी के लिए बोल दे, पानी लाए चाय लाए, चाय लाए पानी लाए। ना वो पानी ला पाएगा ना चाय ला पाएगा, हो जाएगी इसकी ठुकाई और फिर ये हो जाएगा ऐसा। तो सेम चीज क्या है कि अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं कि 2 बॉस अगर एक ही एम्प्लॉय को डिसीजन देंगे तो वो बॉस ए की बात मानेगा या बॉस बी की बात पहले मानेगा? ना वो इसको मना कर सकता ना इसको मना कर सकता, और दोनों काम एक बार में कर नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा, वो अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि एक बार में एम्प्लॉय एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहां पर ये बॉस है, ये इन तीनों को ऑर्डर दे सकता है। एक बार में एक बॉस 3 अलग अलग एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को ऑर्डर तो एक ही बंदे से मिल रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि ये पर्सन 2 बॉस से ऑर्डर ले रहा हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर को एक ही हाथ में रखना, एक ही जगह पर रखना, एक ही पर्सन पूरे कंपनी को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर को अलग अलग हाथों में बांट देना, यानी कि अपने नीचे एक चेन बना देना और हर लेवल पे मैनेजर्स को हायर कर दिया, वो लोग उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो संभालेंगे। अब हम ये समझते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट होगा कहां पर, क्योंकि फेयोल ने हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने प्रिंसिपल बनाए। टेलर क्या था, जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं वहां पर वो, और जो फेयोल का था वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो सेम ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जो आपका छोटा बिजनेस है, छोटे बिजनेस में क्योंकि एक ही पर्सन है वो दुकान में बैठा है, वही सारी चीजें देखता है, तो पावर को सेंट्रलाइज करता है अपने पास, पावर उसके हाथ में होता है, उस मालिक के हाथ में। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है वहां पर एक ही ओनर पूरे कंपनी के डिसीजन नहीं ले सकता, बहुत सारे डिसीजन होते हैं, किसको रखना है, किसको निकालना है, सैलरी कितनी होनी चाहिए, कौन कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें। तो एक पर्सन के हाथ में वो पावर कंट्रोल करेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर पावर को हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल में समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, चाहे मार्केटिंग का रिलेटेड काम हो, चाहे एचआर का रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्शन का रिलेटेड काम हो, चाहे फाइनेंस का हो, सारे काम उसका ओनर ही संभालेगा, अकेला हैंडल करेगा।
जो नॉर्मली हमारे दुकान वगैरह होते हैं, दुकानदार क्या करते हैं, सामान लाना है, बेचना है, खरीदना, वो सारा काम खुद ही करता है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है, पावर एक के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन में जितने ही पावर होंगे वो बांट देगा, अब वो अपने पास नहीं रखेगा, सारे काम को वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देगा। और दूसरी चीज, जो कुछ डिसीजन होगा, ऑब्जेक्टिव सेट करना या टारगेट बनाना या फिर जो मेन चीजें होंगी, उसका पावर अपने पास रखेगा, तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में पावर को एक जगह रखते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को बांट दिया जाता है। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, ये प्रिंसिपल बहुत इजी है लेकिन एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फ्यूल के द्वारा ये बताया गया है कि जो हमारे कंपनी के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी एक्चुअल में जो सैलरी होनी चाहिए या वेजिस होनी चाहिए, वो उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि वो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को जी सकेंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी एक्चुअल में जितनी सैलरी होनी चाहिए उतना उनको मिलना चाहिए। और कोई आपका एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको मोटिवेशन के रूप में और ज्यादा कुछ बोनस दे दिया। इससे क्या बेनिफिट होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे मोटिवेट होंगे, और जो एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं करते उन लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी अच्छा काम करूंगा तो मुझे भी और ज्यादा मिलेगा। अब अगर नहीं फॉलो करोगे इन प्रिंसिपल को तो क्या नुकसान होगा। अब मान लो एक एम्प्लॉय है जो बहुत मेहनत करता है, उसकी सैलरी भी उतनी है, दूसरा एम्प्लॉय है नहीं करता, उसकी सैलरी भी उतनी है, तो पहला सोचेगा यार वो बिना मतलब के सैलरी उठाया जा रहा है और मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरी कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही, उतना का उतना ही है। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी आ जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो सेम चीज है, जो जितना अच्छा काम करे उसकी सैलरी उस हिसाब से होनी चाहिए, उसको हिसाब से बोनस मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए प्रिंसिपल है फ्यूल के, उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।